नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भेड़िए ने भेड़ की खाल उतार दी है। जब तक भेड़िया भेड़ की खाल पहनकर घूम रहा था, गलतफहमी पैदा कर रहा था। लग रहा था कि शायद वो बदल गया है, शायद उसका मन बदल गया है, उसका स्वभाव बदल गया है, उसकी सोच बदल गई है। तो बहुत से लोग बड़ी जल्दी ऐसी बातों से झांसे में आ जाते हैं। यही हो रहा था पिछले कुछ समय से, बल्कि कहें अक्टूबर 2024 से, जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुआ। तब से उमर अब्दुल्ला, जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, उनको लेकर चुनाव के बाद जब वो मुख्यमंत्री का पद उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद के उनके बयान देखिए, आपको लगेगा कि ये वो उमर अब्दुल्ला हैं ही नहीं, ये बदल गए हैं। अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर से उनका मन बदल गया है। उनके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि यही सच्चाई है, और ये भी स्वीकार कर लिया है कि केंद्र की भाजपा सरकार इस स्थिति को बदलने वाली नहीं है, और जिनसे उनको उम्मीद है वो सत्ता में आने वाले नहीं हैं, यानी भाजपा जाने वाले नहीं है। तो उन्होंने चाहे बेमन से ही सही, लेकिन जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो गई लोगों की। जिन लोगों को थी, मुझे तो कभी नहीं थी। मैं मानता हूं कि घाटी का मुसलमान, और ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, आगे भी कहता रहूँगा, कि घाटी का मुसलमान भारत को अपना देश नहीं मानता, भारतीयों को अपना नहीं मानता। और उमर अब्दुल्ला उसके अपवाद नहीं है, उसका नियम है। अब उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिनों से जो है वो भेड़ की खाल ओढ़ रखी थी। वो गलतफहमी पैदा हो रही थी कि वो बदल गए हैं। लेकिन जैसे ही मौका आया, उन्होंने उस खोल को उतारकर फेंका और अपने असली रूप में सामने आ गए। हाल ही में आपने सुना होगा, ये मुद्दा चर्चा में है, श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का एक यूनिवर्सिटी है, उसका मेडिकल कॉलेज है जम्मू में। मेडिकल कॉलेज में 50 छात्रों का चयन हुआ MBBS के लिए। उन 50 में से 42 मुसलमान हैं। ये मुद्दा शायद दबा रह जाता अगर फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय का मामला सामने ना आता। वहाँ डॉक्टरों ने जो जिहाद की मुहिम चला रखी थी, वो जो जिहादी डॉक्टर थे, उनका मामला सामने आया तो ये इस पर लोगों का ध्यान गया। तो इसका विरोध शुरू हुआ तो उमर अब्दुल्ला को बहुत परेशानी होने लगी। उन्होंने कहा कि पहले भाई, जब एक्ट बन रहा था, विधानसभा से पास हुआ है एक्ट। बहुत से लोग कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के हैं, भाजपा के नेता हैं मनोज सिन्हा, वो क्यों नहीं ख़त्म कर देते। ये विधानसभा से पास हुआ एक्ट है, विधानसभा से ही इसमें संशोधन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब एक्ट बन रहा था तब तो ये कोई किसी ने कहा नहीं था, ये व्यवस्था थी नहीं, ये सोचा नहीं गया था कि धर्म के आधार पर जो है वो एडमिशन मिलेगा। अब उनका कहना, 2-3 चीज़ें उनकी वो कह रहे हैं। एक, कि आप इसको माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा दे दीजिए। उनको मालूम है कि ये कितना मुश्किल है। इस देश में प्रदेश के हिसाब से माइनॉरिटी नहीं तय होती है। देश में राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से, माइनॉरिटी जनसंख्या के हिसाब से माइनॉरिटी का स्टेटस तय होता है। पहले तो मेरा मानना है कि ये माइनॉरिटी स्टेटस यही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए मुसलमानों के मामले में। क्यों कह रहा हूँ मुसलमानों के मामले में ख़ास तौर से? क्योंकि मुसलमान इस देश का सबसे बड़ा जो है अल्पसंख्यक समुदाय है। अपने को जो मानता है अल्पसंख्यक, वो दूसरा सबसे बड़ा बहुसंख्यक है। हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा आबादी उनकी है। तो अल्पसंख्यक होने की जो परिभाषा है संयुक्त राष्ट्र की, उसमें ये कहीं से फिट नहीं बैठता। अल्पसंख्यक यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से वो है जो कुल आबादी का 1% या उससे कम हो, जो कि नहीं है वो, या फिर वो हमेशा शासित रहा हो, शासन न किया हो। ये भी नहीं है मुसलमानों के साथ। 800 साल तो इसी देश में शासन किया है। इसलिए किसी भी दृष्टि से मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक नहीं है, उसे अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। इस देश में हालांकि एक चर्चा बीच में ये भी चली थी कि जिन राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में चले गए हैं, अल्पसंख्यक हो गए हैं, संख्या उनकी कम हो गई है, उनमें हिंदुओं को माइनॉरिटी जो है घोषित कर दिया जाए। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, क्योंकि ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी
ये केवल संख्या की बात नहीं है, ये एक मनस्थिति की बात है। इस देश की मेजॉरिटी को, इस देश की संस्कृति जिसकी है, यानी हिंदू, उनको माइनॉरिटी की मानसिकता में डालने की ये कोशिश होगी अगर ऐसा होता है, और वो बड़ा खतरनाक रास्ता होगा। इसलिए ये कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके उल्टा ये होना चाहिए कि भारत में मुसलमानों को माइनॉरिटी माना ही नहीं जाना चाहिए। संविधान ने ऐसी कोई धार्मिक माइनॉरिटी की कोई परिभाषा तय नहीं की है। संविधान लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की तो बात करता है, लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं करता है, तो इसको परिभाषित भी नहीं किया गया है। लेकिन इस नाम पर कितने संस्थान बन गए, कितनी संस्थाएं बन गई। माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बन गई, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बन गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन गए, और उनको अपने धर्म की शिक्षा देने की छूट मिल गई। इस देश का सबसे बड़ा नुकसान इससे हुआ है। लेकिन मैं बात अभी उमर अब्दुल्ला की कर रहा था। तो उमर अब्दुल्ला अब विरोध से ब्लैकमेल पर आ गए हैं, पूरी भारत सरकार को, भारत देश को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मजहब के आधार पर जो है चयन होना है, मेरिट के आधार पर नहीं होना है, तो फिर हम हमारे बच्चों से कहेंगे, ध्यान दीजिए शब्दों पर, उनकी नज़र में उनके बच्चे सिर्फ मुसलमान हैं, हम हमारे बच्चों से कहेंगे कि वो तुर्की जाएं और बांग्लादेश जाएं। लेकिन ये नहीं कहा कि आतंकवादी न बने, आतंक के रास्ते पर न जाएं। क्यों नाम लिया तुर्की और बांग्लादेश का ही? इस दुनिया में तमाम विकसित देश हैं। डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह के प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए बच्चे अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, फ्रांस जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने इनमें से किसी देश का नाम नहीं लिया, नाम लिया तुर्की और बांग्लादेश का। क्यों? क्योंकि यहाँ जिहादी पैदा किए जाते हैं। अपने देश में भी ऐसी संस्थाएं हैं, और सबसे ताज़ा संस्था जिसका भेद खुला है वो है अल-फलाह विश्वविद्यालय। अल-फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ तो उमर अब्दुल्ला बोल नहीं रहे, लेकिन उनका मानना है कि अगर मुसलमान जिहादी बन रहा है तो ठीक है, उसका वो खुले रूप से भले न कह रहे हो कि मैं समर्थन करता हूं, लेकिन समर्थन कर रहे हैं। उनका ये बयान कि हम हमारे बच्चों से कहेंगे कि वो तुर्की और बांग्लादेश जाएं, वो ये संदेश दे रहे हैं जिहादियों को, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। और भारत सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर हमको हमारे रास्ते से नहीं चलने दोगे, हमारे हिसाब से नहीं चलने दोगे, तो हम आतंकवाद का तवा और गर्म करेंगे। तवा से मुझे याद आया, ये शब्द एक बार जो है सरदार पटेल ने इस्तेमाल किया था। लखनऊ में उनकी झंडे वाला पार्क है, वहाँ सभा थी देश के विभाजन के बाद। मुसलमान दंगे कर रहे थे, तो सरदार पटेल ने कहा कि अगर ये सब रोका नहीं तो धरती का तवा इतना गर्म कर देंगे कि बिलों में बिलबिला कर मर जाओगे। उमर अब्दुल्ला भारत सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमको इस तरह का ट्रीटमेंट न दिया गया जैसा हम चाहते हैं, तो हम जिहाद को और ज़्यादा बढ़ा देंगे और जिहादी पैदा करेंगे। उन्होंने भारत में भी ये नहीं कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसे संस्थानों में पढ़ें जैसे अल-फलाह विश्वविद्यालय है, उससे उनको कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो जिहादी बनाने की फैक्ट्री है और वही वो चाहते हैं। इसलिए उन्होंने तुर्की और बांग्लादेश का नाम लिया। दोनों से भारत के संबंध खराब है। ये भारत के एक राज्य का, यूनियन टेरिटरी का मुख्यमंत्री है, उसकी भाषा देखिए। तो वो सीधे सीधे विरोध कर रहा है मजहब के आधार पर चयन का, और बात कर रहा है सीधे सीधे मजहब की। वो इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि ये जो श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है, उसका जो कॉलेज है, ये हिंदू भक्तों के दान से मिले पैसे से बना है, उससे चल रहा है। ये सरकारी पैसे से नहीं चल रहा है, टैक्स पेयर के पैसे से नहीं चल रहा है। अगर उमर अब्दुल्ला को मेरिट की इतनी चिंता है तो उनको जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मेरिट की बात करनी चाहिए। वहाँ मेरिट की बात क्यों नहीं करते?
उनको बताना चाहिए कि जामिया से और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण क्यों ख़त्म किया गया। उनको बताना चाहिए कि आज़ादी के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में दलितों और जनजातियों को आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिला। लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। वो बात जो भी करेंगे वो जिहादियों के सीधे या परोक्ष समर्थन की होगी, भारत के विरोधियों के परोक्ष समर्थन की होगी। और पाकिस्तान के प्रत्यक्ष समर्थन में तो उनके पिता, उनके दादा सब बोलते रहे हैं। तो पाकिस्तान इनका आका है और भारत इनका दुश्मन है। ये अघोषित रूप से इनकी नीति है। ये हर वो काम करेंगे, हर वो बात करेंगे जिससे भारत का नुकसान हो, और भारत में भी जिससे सनातनियों का नुकसान हो, हिंदुओं का नुकसान हो। तो उनको आतंकवाद से कोई समस्या नहीं है, लेकिन आतंकवाद के दमन से बहुत समस्या है। जैसे ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है, अभियान शुरू होता है, उनको तुरंत मानवाधिकार याद आ जाता है। फिर उनको गरीब बच्चे वो दिखाई देने लगते हैं, फिर उनको भटके हुए दिखाई देने लगते हैं वो बच्चे। तो जिहादी इनके लिए भटके हुए हैं, और जिहाद चलाने वाले डॉक्टर जो है उनके लिए ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। बेचारे मुसलमान हैं, इसलिए जो है एक्शन हो रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है। इस देश ने जिस व्यक्ति को 2-2 बार लगातार इस देश का उपराष्ट्रपति बनाया हो, हामिद अंसारी, उसकी करतूतें देखिए और उसके बयान देखिए। उपराष्ट्रपति पद से रिटायर होते ही उसने इंटरव्यू दिया कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है। ये वो व्यक्ति है, सोनिया गांधी की अगर चलती तो उसको देश का राष्ट्रपति बना देती। सोनिया गांधी की उस सारी योजना पर पानी फेरा प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी अगर अड़े नहीं होते तो वो राष्ट्रपति न बन पाते, और हामिद अंसारी को राष्ट्रपति बनने से रोक नहीं पाता कोई। और हामिद अंसारी ने क्या किया, ये हमारे इंटेलिजेंस के लोगों ने लिखा है, अधिकारियों ने लिखा है, मैं भी उसका जिक्र कर चुका हूँ। ईरान में ये एम्बेसडर था भारत का। इसने हमारे जो रॉ के एजेंट थे, अधिकारी थे, उन सब की सूचना दी ईरानी गुप्तचर एजेंसियों को, और उनमें से ज़्यादातर मारे गए। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, इसको जेल में होना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए कि ये लुटियंस दिल्ली में टाइप 8 के बंगले में रह रहा है, रिटायरमेंट के बाद भी। टैक्स पेयर के पैसे से ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है और भारत के विरोध में बोल रहा है। जिनके टैक्स के पैसे पर ऐश कर रहा है, उन्हीं के विरोध में बोल रहा है, उन्हीं की जड़ खोदने की कोशिश कर रहा है। और ये एक उदाहरण नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में है। ये वही लोग हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं। कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल पैदा होगा। तो ये हर घर से अफजल पैदा करना चाहते हैं, ये हर शिक्षण संस्थान से अफजल पैदा करना चाहते हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य है आतंकवाद की फैक्ट्री का उत्पादन बढ़ाना। तो जब तक हम शाखाओं, टहनियों, पत्तों पर कार्रवाई करते रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आतंकवाद को बढ़ाने वाले इस पेड़ को, इसकी जड़ को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, इसकी जड़ को जब तक काटा नहीं जाएगा, उसका समूल नाश नहीं किया जाएगा जड़ का, और वो जड़ है वो विचारधारा जो जिहादी बनाती है, जो जिहादियों का समर्थन करती है, जो जिहादियों के साथ खड़ी होती है। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस समस्या से कोई छुटकारा नहीं मिलने वाला है। डॉक्टर नबी उसके जैसे साथियों को पकड़ेंगे, 10 और फिदायीन तैयार होंगे। उनके लिए उनका जीवन ही शुरू होता है मरने के बाद। उनको मारकर आप ये समस्या हल कर ही नहीं सकते। वो तो मरने के लिए तैयार बैठे हैं, और उनकी आबादी चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो, लगातार बढ़ रही है। तो उनके पास ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जान देने के लिए मजहब के नाम पर तैयार हो। तो इस मानसिकता से, इस विचारधारा से जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक इन व्यक्तियों से लड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।